हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप? क्या आप रेडी हैं मेरे से फिर से टाइम ट्रैवल करने के लिए झांसी पे? तो चलो चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अब 1857 में क्या हुआ झांसी में, वो जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, उसका बैकग्राउंड क्या था, सो दैट हम इसी बैकग्राउंड को झांसी की कहानी के साथ भी कनेक्ट कर पाएँ और एक्चुअली समझ पाएँ कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने किस वजह से अपनी जान दी थी, किस वजह से वो हमारे देश के लिए शहीद हुई थी। तो ठीक है, लेट्स गो। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंडिया में, तो आपको तो पता है उससे पहले मुगल्स का रूल था। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया पे लीडरशिप करने लगी ट्रेड के इसमें, कि हम ये ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हमें एक शासन है होना चाहिए, इसीलिए हमारे पास सोल्जर्स होना चाहिए। बट क्या आप ये जानते हैं कि 3 लाख की टोटल सेना में सिर्फ 40,000 इंग्लिश सोल्जर्स थे, बाकी सारे के सारे हम इंडियंस ही थे उनकी सेना में। हम ही ने उन्हें हेल्प किया हमारे ऊपर राज करने के लिए। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये क्यों मुमकिन हुआ, क्यों ये देख के रानी लक्ष्मीबाई का खून खौला, क्यों ये देख के इतने सारे लीडर्स, इतने सारे फाइटर्स का खून खौला? ठीक है, तो थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं फिर से। तो हुआ यूँ था कि हमने स्कूल में पढ़ा है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया क्योंकि उनकी एक बहुत ही नोन पॉलिसी थी जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आज ब्रिटिशर्स तो चले गए हैं, बट ये पॉलिसी अभी भी है, आज भी इसको हमारे लीडर्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे काम करती है ये पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये है कि आप जो सोसाइटी है उसमें देखिए कि कैसे इसमें सेगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, कैसे लोग डिवाइडेड हैं और हर एक डिवाइडेड सेगमेंट को आप इस तरह से सर्विस करिए ताकि वो दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में सबसे बड़ा सेगमेंटेशन या डिवीजन किस चीज़ का है? अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, करेक्ट। तो ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, उन्होंने इंडिया में 3 जगह पे अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया, बंगाल, मुंबई और मद्रास। ठीक है, अब इसमें क्या था, तो बंगाल बेसिकली सबसे पुरानी उनकी हेडक्वार्टर था जिसमें वो सिर्फ अपर कास्ट लोगों को ही रिक्रूट करते थे। ठीक है, तो बाय अपर कास्ट मतलब एकदम ब्राह्मण्स एंड वो लोग जो जो अपने से कम लोगों को एकदम अनटचेबल समझते थे, उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। वेयर एज बॉम्बे और मद्रास में उन्होंने न्यूट्रल कास्ट मतलब लोअर कास्ट या न्यूट्रल कास्ट लोगों को अपॉर्चुनिटी दी अपने लिए काम करने की। तो इससे क्या हुआ, जो बंगाल रेजिमेंट है वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझता था। अब ये चलता रहा तो अराउंड पहले तो सबको बहुत अच्छा लगता था एंड ब्रिटिशर्स भी बड़े स्मार्ट थे, तो उन्होंने सबका बहुत फ़ायदा उठाया। जब बंगाल की जो हेडक्वार्टर पे जितने लोग काम कर रहे थे वो उनके लिए एकदम लॉयल हो गए, तब जाके ब्रिटिशर्स ने अपना असली कार्ड या अपना असली गेम दिखाना स्टार्ट किया। जैसे कि हमारे इंडियंस में पहले बिलीव किया जाता था कि आप समुद्र पार नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करते हो, अगर अपने रीजन से दूसरी जगह जाते हो थ्रू अ सी रूट, तो आप अपना खाना खुद के आग पे नहीं बनाओगे। ओके, और ये सारे अपर कास्ट लोग बहुत ही सीवियरली फॉलो करते थे। तो पहले तो ब्रिटिशर्स ने इसकी आज्ञा दे दी थी कि ओके ठीक है, ये आपका ट्रेडिशन है, ये आपका कस्टम है, तो ज़रूर वी विल फॉलो। हम आपको कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप बाहर की देश में जाके हमारी सेवा करिए। तो लेकिन जब उनके पास साउथ मतलब बॉम्बे और मद्रास में और लोग हो गए, तो उन्होंने सोचा यार अब तो कोई पॉइंट नहीं है, अब तो हमारे पास इक्वली हर जगह प्रॉपर सेना है। तो उन्होंने क्या किया, ये चीज़ हटा दी नॉर्थ बंगाल से कि नहीं अब ऐसा नहीं है, अब आपको भी जाना पड़ेगा फॉरेन सॉइल पे और हमारे लिए सर्विस करना पड़ेगा, जैसे बर्मा जाना पड़ेगा या उनके जो आसपास के और कॉलोनीज थी वहाँ जाके हमारे लिए सर्विस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा अनरेस्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो पहले प्रमोशन जो होता था, जो हम आज भी सब लोग लड़ते हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए, तो पहले प्रमोशन जल्दी अपर कास्ट वालों को मिल जाता था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स को भी समझ गया कि ठीक है चलो अब तो मेरे पास सारे टाइप के लोग हैं, तो अब आई विल हैव
मैं इंडिया को एक परमानेंट कॉलोनी बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लोग और बढ़ाने पड़ेंगे सेना में, क्योंकि 3 लाख की सेना में सिर्फ 40,000 ही इंग्लिश सोल्जर्स थे। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेन से अपने और इंग्लैंड से और अपने सेनाओं को मंगाया और बुलाया और उनको प्रमोट करने लगे। तो और एक अनरेस्ट बढ़ गया कि अरे हम तो इतने साल से यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं और उसके बावजूद अब हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा क्योंकि उनके लोग हैं। तो थोड़ा और अनरेस्ट बढ़ा। उसके बाद आया सबसे बड़ी गलती जो ब्रिटिशर्स ने की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मिशनरीज भेज दिए इंडिया में, ठीक है, ताकि वो हिंदूज और मुस्लिम्स का धर्म परिवर्तन करवा सकें। अब ये तो हो रहा था और ऑलरेडी थोड़ी सी मतलब ये हो गया था कि यार क्यों हमारे यहाँ आके हमें धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्यों क्रिश्चियनिटी में चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा अनरेस्ट स्टार्ट हो गया था। अब इस अनरेस्ट को कब स्पार्क मिली, ये तब मिली जब ब्रिटिशर्स ने ऐसे कारतूस लाए इंडिया में जिन्हें फायर करने से पहले आर्मी को उसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसे दांत से छीलना होता था। अब बोलते हैं कि जब ये दांत से छीलना तो उसमें ग्रीस लगी होती थी, और जो ये ग्रीस है ये बीफ यानी काऊ और सुअर यानी कि पिग, इनके फैट से बनी हुई है। अब हमारी आर्मी में सबसे ज़्यादा लोग हिंदू और मुस्लिम थे। काऊ हिंदू के लिए बहुत सीक्रेट है और सुअर मुस्लिम्स दे कैन नॉट हैव, वो उसे नहीं खाते और इट इज़ कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस फॉर देम। तो इसीलिए बहुत अनरेस्ट हो गया कि यार ये तो अब आके हमारे पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, हमारे धर्म के अगेंस्ट जा रहे हैं। तब एक अपराइजिंग स्टार्ट हुई। तब धीरे धीरे लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिशर्स समझ गए कि नहीं अब रिवोल्ट हो रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ग्रीस है। तो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि नहीं हम हाथ ही नहीं लगाएंगे इस कारतूस को। तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले तो बोलते रहे कि नहीं नहीं इसमें है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, और बाद में बोल दिया कि ठीक है चलो फिर हम ग्रीस लगाना बंद कर देते हैं, हम पेपर का भेजेंगे, आपको जिस जो मटेरियल यूज करना है उसको ग्रीस करने से पहले आप ग्रीस कर सकते हो। इससे क्या हुआ, जो शक है हमारे सारे उस टाइम के जो सोल्जर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनमें जो ये शक था वो कॉन्फिडेंस में बदल गया कि सच में ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ खेल खेला है, इन्होंने हमसे वही चीज़ करवाई है जो हमारे धर्म के खिलाफ था और अब हम अपवित्र हो चुके हैं। तो ये चीज़ चलती रही, बहुत सारे मुकदमे हुए और फिर उसके बाद आए मंगल पांडे। जी हाँ, मार्च 1857 में मंगल पांडे बैरकपुर रेजिमेंट में थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स एक तो पुलिस ऑफिसर्स पे हमला कर दिया। तो जब हमला कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार दिस इज़ रॉन्ग, इसको अरेस्ट करो एंड जेल में डालो या इसको हम मरवा देंगे। लेकिन उस समय जो खुद मंगल पांडे के जितने भी दोस्त थे जिनको ब्रिटिश उस टाइम की ब्रिटिश आर्मी ने बोला कि इसको अरेस्ट करो, कोई उनको अरेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, लोगों ने देखा कि अच्छा अब तो ये रिवोल्ट बढ़ रहा है, ठीक है फाइनली। लेकिन बिकॉज हमारे अंदर होता है कि नहीं यार कोई तो उसका दुश्मन था जिसका नाम भी सरनेम था, वो भी पलटू था समहाउ, तो उसने उसको पकड़ा, अरेस्ट करवाया एंड मंगल पांडे वॉज हैंग्ड आफ्टर दैट। लेकिन एक अपराइजिंग हो चुकी थी, लोगों को पता चल गया था कि हमारे साथ ब्रिटिशर्स ने गलत किया है। तो धीरे धीरे मार्च के बाद जब अप्रैल में मंगल पांडे को हैंग किया गया, उसके बाद टुवर्ड्स द मे, ठीक है, ये अपराइजिंग बहुत ही स्ट्रांग हुई और ये स्टार्ट हुई मेरठ में। तो मेरठ में मई के महीने में 1857 में क्या हुआ कि वहाँ पे एक आर्मी का चीफ था जिसने 90 इंडियन सोल्जर्स को बोला कि आप ये फायर करो, बिकॉज ही वांटेड टू शो हिज पावर टू दिस सोल्जर कि नहीं यू हैव टू फायर, मैं पावरफुल हूँ, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। तो वो 90 में से 85 सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम ये कारतूस मुंह में नहीं डालेंगे, हम फायर नहीं करेंगे। लेकिन वो अड़ा रहा कि नहीं आपको करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, फाइनली 85 लोगों ने नहीं किया, 5 लोगों ने किया। तो उसने क्या किया कि जो 85 लोग थे उनको जेल में बंद करवा दिया और उनको अंडर हार्ड लेबर का सेंटेंस दे दिया फॉर 10 ईयर्स, और जो थोड़े कम उम्र के थे उनको 5 ईयर्स के लिए। अब ये तो थी इनजस्टिस और अब जनता को पता लग गया था कि हम रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तो हुआ यूँ कि मेरठ में जो बाकी के बंगाल रेजिमेंट के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और संडे का दिन था, उस दिन छुट्टी होती है, तो सारे ब्रिटिशर्स चर्च गए हुए थे। तो
तो धीरे धीरे स्ट्रीट्स पे और धीरे धीरे इनके घरों में जाके जो ये आर्मी थी, जो अपनी ही मतलब आर्मी थी, उनको अब रिबेलियंस बोला जा रहा था, रिबेल्स बोला जा रहा था। तो रिबेल्स ने क्या स्टार्ट किया कि दे स्टार्टेड असैसिनेटिंग ऑल द ब्रिटिश सोल्जर्स जो उस एरिया में थे, ठीक है। कुछ जो लोग थे जिनके हिसाब से कुछ ब्रिटिशर्स अच्छे थे, उन्होंने उनको हेल्प भी किया निकले उस एरिया से सेफली। लेकिन उस दिन बहुत ब्रिटिशर्स को इन रिबेल्स ने मार दिया बिकॉज ये इतना इनजस्टिस कर रहे थे। अब ये मेरठ से ये जो आग है जो वहाँ जली थी, ये पूरे इंडिया में फैलने लगी धीरे धीरे, और ये जो खबर है ये झांसी तक भी आई। और उस टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा कि यार इन रिबेल्स से भी तो मुझे अपने झांसी को बचाना है, क्योंकि रिबेल्स क्या कर रहे थे, ये आ रहे थे और जितने भी गांव आ रहे थे या शहर आ रहे थे वहाँ का खजाना लूट ले रहे थे। और दे वर ट्राइंग दैट, वो शायद एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने वाला था इंडिया के लिए, बट इट वॉज अ लॉस्ट वॉर। बट उसी टाइम पे उसे किसी ने फ्रीडम फाइट नहीं बोला, उसको पहली बार जिसने फ्रीडम फाइट बोला वो बोला रानी लक्ष्मीबाई ने। और ये कैसे हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए।